बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। गवर्नमेंट जो आइनी तरमीम करने जा रही है उसका बुनियादी मकसद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट करना है, उसको बैन करना है। और दूसरा आपके साथ हम डिस्कस करते चले, हमने अपने गुज़श्ता वीलॉग में आपके साथ ये शेयर कर दिया था, आपको बता दिया था कि गवर्नमेंट 17 और 18 अक्टूबर को आइनी तरमीम पास करने जा रही है। गवर्नमेंट ने ये तारीखें क्यों चूज़ की, ये हमने आपके साथ शेयर किया था। इसमें इसके मज़ीद अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि अक्सरियती जजेस जो इस वक्त तक बड़ी पुरअसरार खामोशी इख्तियार किए हुए हैं वो क्या करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट जो इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का। इनका आर्टिकल 17(2) है और उसके तहत तो किसी जमात को बैन किया जा सकता है, पाबंदी लगाई जा सकती है। और आइन का आर्टिकल जो 17(3) है उसके तहत जो सियासी जमातें हैं उनको अपने अकाउंट्स की देखभाल करनी है, उनको मेंटेन करना होता है। अच्छा, इस चीज़ को प्ली लिया जा सकता है। उसमें गवर्नमेंट दो जो है वो तरीके से इस पे ये वार कर सकती है। एक तो ये कि वो कहेगी कि ये फॉरेन फंडिंग जमात है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के ख़िलाफ़ एक अपना फ़ैसला भी सुनाया हुआ है। और ज़ाहिर बात है ये फ़ैसला ट्रैवल करता हुआ कहाँ जाएगा, आईनी अदालत में जाएगा। जैसे कि बल्ले के निशान वाला फ़ैसला जो था इलेक्शन कमीशन ने सुनाया था, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, यानी कि PTI के हक़ में फ़ैसला आया और सुप्रीम कोर्ट से चीफ जज साहब ने वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला बहाल कर दिया। अब जारी बात है अगर आइनी अदालत बनेगी तो ये फ़ैसला ट्रैवल करता हुआ इलेक्शन कमीशन का आइनी अदालत में जाएगा, या वहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर के जजेस बैठे होंगे तो कोई भी फ़ैसला आ सकता है। और दूसरा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी है वो 9 मई का जो वाक़यात है उनको टेकअप किया जा सकता है, या उसके दहशतगर्द के हवाले से जो केसेस उन पर बनाए गए हैं उनको टेकअप किया जा सकता है। तो ये सारे मामलात हैं जो इस हवाले से गवर्नमेंट उनको कंसिडर कर सकती है और गवर्नमेंट इस हवाले से बड़ी डिटरमिन है कि वो ये काम करेगी। तो नाज़रीन, ये सिचुएशन है। आइन का आर्टिकल बड़ा वाज़ेह है, उसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट सिर्फ जो डिक्लेरेशन जारी कर सकती है, लेकिन वो फ़ैसला नहीं होता, वो हतमी नहीं होता। और उसके अलावा आइन के आर्टिकल जो 17 है उस पर लिखा है कि गवर्नमेंट जब डिक्लेरेशन जारी करेगी, वो समझेगी कि इस जमात पर पाबंदी लगाना ज़रूरी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को ये मामला भिजवा देगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत करेगी और इसको देखेगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होगा वो हतमी होगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर कह देती है जी कि किसी जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना ऑर्डर दे देगी कि आप इस पर पाबंदी लगा दें। और अगर समझती है कि ये गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन गलत जारी किया है तो इसके ख़िलाफ़ भी अपना फ़ैसला दे देती है। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा। अब चूँकि आइन के आर्टिकल उसके जो आइन के आर्टिकल 17 में लिखा गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये रेफरेंस जो भिजवाने का कहा गया है। गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की, लेकिन इस वजह से वो पीछे हट गई, क्योंकि वो उस वक्त उसको यकीन था कि वो जब रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी तो उसके जो अक्सरियती जजेस हैं वो इस रेफरेंस को उड़ा कर रख देंगे। अब मामला ये है कि गवर्नमेंट ने बेसिकली जो अब अगला इक़दाम उठाने जा रही है, जो उन्होंने अपना आइनी तरमीमी मसवदा तैयार किया है, एक बात उन्होंने उसमें जो लिखी है, उन्होंने आइन के आर्टिकल 17 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जगह उसको रिप्लेस करके आइनी अदालत का नाम लिख दिया है। नाज़रीन, इसकी रीज़न बहुत ऑब्वियस है कि अब जो मामला है, जो गवर्नमेंट ने अगर ख़ुद कोई डिक्लेरेशन जारी करती है और रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसने भिजवाना था, अब वही रेफरेंस वो आइनी अदालत को भिजवाएगी। अब आइनी अदालत में जैसे आपको पता है वो क्यों बनाई जा रही है। अच्छा, आइनी अदालत का मकसद तो आपसे डिस्कस करते हैं। आपसे पहले भी शेयर किया है कि आइनी अदालत के जो जजेस हैं उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो उनको जब ज़रूरत होगी कोई भी अपना रेफरेंस उनको भिजवा देंगे, कोई केस भिजवा देंगे, कोई मामला भिजवा देंगे। गवर्नमेंट कुछ भी उनको भिजवा सकती है, राय के लिए कोई आइनी मामला भिजवा सकती है। जारी बात है आइनी अदालत जो है उसमें केस तो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, उसमें कोई 50-100 केसेज ही होंगे। जजेस अक्सर छुट्टी पर रहेंगे और जब प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत होगी तो बता दिया करेंगे जी हमारी तरफ से यह मामला आ रहा है, तो आप इस आइनी मामले को सुन लें, या कोई लिटिगेंट आ जाएंगे तो वो उसको सुन लिया जाएगा। बहरहाल ये सूरत हाल है। और गवर्नमेंट चूँकि ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून वो चाहती है कि आइनी अदालत ही कायम की जाए, और आइनी अदालत में जजेस की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करें, उसके चीफ जस्टिस को प्राइम मिनिस्टर करें, और इस काम के लिए
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو رکھنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے ظاہری بات آئینی عدالت قائم کرنی ہے اور پھر آئینی عدالت کو چلانا بھی ہے، کیونکہ وکلا برادری تو کسی طور پر بھی نہیں مان رہے۔ جیسے کہ آج کراچی میں وکلا کا ایک بہت بڑا کنونشن ہوا، جس میں بڑے بڑے جو وکلا لیڈر تھے انہوں نے بڑی زبردست تقریریں کی اور انہوں نے گورنمنٹ کے جو سارے ارادے سے اس کو خاک میں ملا کے رکھ دیا، ان کو اڑا کے رکھ دیا۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ اب ڈٹرمن ہے، گورنمنٹ نے یہ کام کرنا ہے، گورنمنٹ آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے، آئینی عدالت بنا کے اپنے چیف جسٹس اور اپنے ججز کو تعینات کرے گی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو ریفرنس ہے، اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوانے کے بجائے اس آئینی عدالت کو بھجوائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کیا گیا، یہ وہ فیصلہ ہے جس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی۔ اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا چلوں کہ جس دن یہ کیس سنا گیا، ابھی ججمنٹ جو تھی انہوں نے ریزرو کی تھی، اناؤنس نہیں کی تھی، اور رات کا ٹائم تھا، تو ہمارے ساتھ وہاں پر کورٹ روم نمبر 1 میں موجود تھے سید علی ظفر، جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل تھے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کے بینچ سے انصاف مل جائے گا؟ اچھا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ بتائیے، صافی جو ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ ظاہری بات ہے ہمارا یہی ایک تھا اس وقت تک خیال، سارے کہہ رہے تھے کہ شاید عدالت اس حد تک نہ جائے کہ جو ایک سیاسی جماعت کو ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دے، اس پہ بین لگا دے، یا مطلب ایک قسم کا یہ بین لگانا ہی ہوتا ہے، آپ اسے بلے کا نشان چھین لیں، اس کو عوام سے پرے کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے زیادہ اس جماعت کے ساتھ کیا زیادتی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس دن علی ظفر صاحب جو تھے وہ بڑے ڈٹرمن وہ طریقے سے کھڑے تھے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمیں یہ جو چیف جسٹس صاحب کا بینچ ہے یہاں سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آج بلے سے نشان سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے ہم نے پھر دیکھا جیسا کہ وہ ایک پاکستان تحریک انصاف جو تھی اس کو نشان سے محروم کر دیا گیا۔ بعد کی کہانی جو جس طرح سے چلی، لوگ جس طرح سے اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں نے جس طرح سے اس کا رسپانس دیا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں اصل اس ملک کے وہ ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑے وہ زبردست طریقے سے اس کا رسپانس دیا، انہوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کیے۔ بھلے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے تھے، اب وہ صورتحال ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آئینی عدالت قائم کی جائے، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو 3 سال کے لیے چیف جسٹس بھی بنایا جائے، اور اگر ان کو وہ چیف جسٹس بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر وہ آئینی عدالت کو اپنا کوئی ریفرنس بھجوا سکیں گے، کوئی بھی اپنا کیس بھجوا سکیں گے، اور گورنمنٹ کے لیے شاید یہ کام پھر مشکل نہ ہو۔ بہرحال ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، مجھے نہیں یاد ان کے بینچ سے کوئی گورنمنٹ کے خلاف ایسا کوئی بڑا فیصلہ آیا ہو۔ برائے پی ٹی اے کے حوالے سے وہ بڑا مصروف عمل رہے، بڑا مصروف رہے وہ چیف جسٹس صاحب اپنے پورا جو ٹرنیور تھا اس کے دوران۔ پہلے 13 جنوری والا فیصلہ آیا، پھر فارم 45 والا فیصلہ آیا، آرٹیکل 63 والا فیصلہ آیا، الیکشن ٹریبیونل والا فیصلہ بھی آیا۔ بہرحال یہ ایک جوڈیشل ہسٹری ہے پاکستان کی، جس کو تاریخ کس طرح سے دیکھے گی، تاریخ کس طرح سے یاد کرے گی۔ یہاں پر جو ججز آئے ہیں ان کو تاریخ کس طرح سے یاد کرتی ہے، جسٹس منیر آئے ہیں ان کو کس طرح سے یاد کرتی ہے، جسٹس افتخار چودھری آئے ہیں، جسٹس کارنیلیس آئے ہیں، یہ سارے ججز جو ہیں ہمارے ہو گزرے ہیں، تو تاریخ جو ہے اپنا برحال ایک وہ فیصلہ سناتی ہے۔ دوسرا ناظرین آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلے، ظاہری بات ہے گورنمنٹ جو ہے اس کا اپنا ایک پلان ہے، گورنمنٹ اپنے طریقے سے چیزیں چلانا چاہتی ہے، مسلم لیگ نون اپنے طریقے سے چلانا چاہتی ہے، تو یہ ایک ان کی خواہش ہے کہ ترمیم کی جائے آرٹیکل 17 میں، اور 17 میں سپریم کورٹ کی جگہ آئینی عدالت لکھا جائے، اور یہ معاملہ پھر آئینی عدالت کو بھجوایا جائے، وہاں پر پرائم منسٹر کے تعینات کردہ ججز ہوں۔ اور ناظرین دوسرا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلیں کہ اس وقت آئینی پیکج پر مولانا فضل الرحمان اور گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری، ان کے درمیان جو ایک ڈسکشن جو پہلے سے بھی چل رہی ہے، ملاقات میں بھی ہے، اور ان کے آئینی ماہرین بھی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلاول بھٹو زرداری، پہلے تو بلاول بھٹو زرداری کے بعد میں آپ کو بتائیں کہ وہ بیسیکلی چاہتے ہیں اس ساری جو اپنا کریڈٹ ہے اس بات کا لینا چاہتے ہیں آئینی ترمیم کا، اور اگر کروانے میں کامیاب ہو گئے تو ان کو کریڈٹ بھی ملے گا۔ ظاہری بات ہے بلاول بھٹو زرداری ان کے سینے میں چنگاریاں جو جنم لے رہی ہیں وہ پرائم منسٹر بننے کے لیے، اور یہ بات مسلم لیگ نون کو پتہ ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وقت بڑی کھل چکی ہیں۔ ناظرین سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں وقتی طور پر آپس میں مل جاتی ہیں، لیکن اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں تو کس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں۔ آج بات کی جا رہی ہے جی مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے آپس میں گلے مل رہے ہیں،
اور माजी में एक दूसरे पर तनकीद करते रहे थे। और अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान देखें तो किस तरह से एक दूसरे पर वो एतराज़ात करते रहे, अब किस तरह से तकरीरें करते रहे, किस तरह से ऑब्जेक्ट करते रहे। और अगर आप देखें तो मियां नवाज शरीफ उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से क्या क्या बातें की और जो इक़दामात उठाए गए वो सब के सामने हैं, जो सियासत की गई छांगा मांगा की वो सब के सामने है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस तरह से मियां साहब के बारे में और वो उन्होंने जो अपने बयान दिए वो सारे रिकॉर्ड का हिस्सा है, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल आज वो गले मिल रहे हैं। तो एक सूरत हाल ये है कि सियासी जमातें जब फैसले करती हैं तो पहले अपने मफाद को सामने रख कर करती हैं। तो यही एक सूरत है कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ वो बड़ा क्लोजली उनके साथ राब्ते में हैं और मौलाना साहब उनको एक चीज़ पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि आप आईनी अदालत वाला जो ये राग अलाप रहे हैं ना, आप इसको छोड़ दें, आईनी बेंच बनाएं। और हमारे जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान वो आईनी बेंच बनाने पर भी रज़ामंदा हैं और अगर उनको दीगर जो जमातें हैं, जो गवर्नमेंट है, उसके साथ कोई ऐसी बात करना पड़ती है कि जजेस की कमेटी बनाकर उसमें से एक चीफ जस्टिस को चुन लिया जाए तो वो उस पर भी रजामंद है। मौलाना फजल रहमान को कहना है ज़रूरी नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, वो कहते हैं जी कि अगर जजेस की कमेटी में से किसी को चीफ जस्टिस चुन लिया जाए तब भी वेल एंड गुड, वो मामला हल हो जाएगा। गरचे इस बात से या इस सुजेशन से या इस तरमीम से वकला बरादरी जो इतफाक़ नहीं करेगी और वकला तहरीक जो है हर सूरत जन्म लेगी, जजेस की तहरीक जन्म लेगी, वो अलग से बात है। ये सियासी जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इस वक्त चूँकि मौलाना फजल रहमान और भुट्टो ज़रदारी वो डिस्कस ज़रूर कर रहे हैं और आइनी बेंच पर अगर वो रज़ामंद हो जाते हैं तो मौलाना साहब जो है कमेटी बनाने पर भी रज़ामंद है। ये हमारी बात हुई है मौलाना के जो आइनी मारीन हैं उनके साथ, एक आइनी माहिर के साथ जो उनके साथ उनको मशवरे देते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि देखें, हमने उनसे एक बात की, उन्होंने कहा जी कि देखें बात यह है कि मौलाना साहब उन्होंने जहाँ पर जाके इलेक्शन लड़ना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, तो वो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा जी वो अपना मफाद मद्देनज़र रख कर फैसला करेंगे। बात उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, बात उनकी जो है उसमें बड़ा वज़न है। बहरहाल ये एक सिलसिला ज़रूर है। आइनी बेंच पर रजामंदी का अगर इजहार किया गया तो ज़ाहिर बात है फिर तो आइनी अदालत भी ख़त्म हो जाएगी और आइनी बेंच को ये सारे मामला भिजवाने पड़ेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इतने आसानी से आइनी बेंच बनाने पर रजामंद हो जाए। उसकी वजह बड़ी ऑब्वियस है, उसकी मैं देख रहा था, उसकी वजह यह कि अगर गवर्नमेंट 5 जजों का आइनी बेंच बनाने पर रजामंद होती है और चौथे नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाता है, तो जारी बात है फिर आइनी बेंच जो 5 जजों का बनाया जाएगा तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर है, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला बैठते हैं। और इन 5 जजों में से अगर आइनी बेंच बनाया जाएगा तो इनमें से तो 3 जजेस तो वो हैं जिन्होंने रिजर्व सीट में अपना फैसला दिया हुआ है और वो 3 जजेस तो पहले ही अपना वो रिजर्व सीट में अपना माइंड डिक्लेयर कर चुके हैं और अक्सर जजों के साथ खड़े हैं। तो गवर्नमेंट किस तरह से उन पे एतमाद करेगी। और अगर वो ये ज़ाहिर बात है कमेटी बनाकर उसमें चीफ जस्टिस को चुनते हैं तो फिर अगर कुछ जूनियर जज को लेते हैं तो सीनियर जजों को तो जाना पड़ेगा घर, वो तो जूनियर जज के मुताबिक काम नहीं करेंगे। तो नाज़रीन ये एक सूरत हाल है। मुझे लगता है कि ये जो आइनी बेंच है शायद इस पर गवर्नमेंट रजामंद ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मकसद है वो आइनी बेंच बनाने से पूरा नहीं होता। गवर्नमेंट का मकसद पूरा होता है सिर्फ आइनी अदालत बनाने से, और आइनी अदालत बनाकर ही गवर्नमेंट पीटीआई के ख़िलाफ़ भी फैसला कर सकती है, गवर्नमेंट कोई और भी अपना डिसीजन कर सकती है। गवर्नमेंट का जो कहना है उन्होंने कहा जी कि मौलाना फजल रहमान के साथ हमारे राब्ते जारी हैं, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर मौलाना साहब मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्होंने कहा जी कि हम खुद जो है अकेले भी हम जो अपना आइनी तरमीम पास करवा सकते हैं। और गवर्नमेंट के पास टाइम यही है 17-18 अक्टूबर का। हमने अपने पहले वीलॉग में आपके साथ डिस्कस किया था, हमने आपको तारीख़ों से आगाह किया था, क्योंकि इसके बाद जुम्मा हफ्ता इतवार को जो दिन होंगे इसके बाद फिर अपना 21 अक्टूबर को तमाम जजेस रजिस्ट्री बेंचों से वापस आ जाएंगे। और इससे पहले जो है जजेस को जुम्मे तक जो है वो रजिस्ट्री ब्रांचों में मौजूद हैं। 8 जजेस जो हैं उनको आप बखेर दिया गया है, जजेस कुछ कराची भिजवा दिए गए हैं। तो नाज़रीन ये एक सूरत हाल ज़रूर है। दूसरा आपके साथ डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट तो ज़ाहिर बात है डिटरमिन है आइनी बेंच आइनी अदालत बनाने पे, और दूसरा ये बात है कि जो अक्सरियती जजेस हैं उनकी जो खामोशी है वो बड़ी पुरअसरार है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं जी कि वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं।
तो नाज़रीन, हमारे जो ज़राए हैं, हमने जो हमारी जगह किसी जगह कोई गपशप हुई है, तो आपको बताएं, एक तो ये है कि जैसे हमने कहा था कि वो कहते हैं, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई ऐसा ऑर्डर ना दिया जाए, कबल वक्त ऑर्डर ना दिया जाए कि जिससे उनको सुबकी का सामना करना पड़े। ज़ाहिर बात, ऑर्डर देंगे तो किसी चीज़ के ख़िलाफ़ देंगे, और ऑर्डर भी कहते हैं कि उस वक्त देंगे जब उनको पता चल जाए कि गवर्नमेंट के बाद 2/3 अक्सरियत आ गई है। अभी तो यही नहीं समझ आ रही कि मौलाना के बगैर वो 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो भी पाते हैं या नहीं भी हो पाते। क्या वो पीटीआई के बंदे तोड़ भी लेते हैं, या पीटीआई ने जो अपने लोग छुपाए हुए हैं क्या वो उनको ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते। ज़रा पीटीआई ने अपने लोग छुपाए हुए हैं, वो आईनी तरमीम से उनको बचाना चाहते हैं, उनके एमएनए छुपे हुए हैं, उनके जैसे रेड हो रहे हैं, वो एक सिलसिला अलग से जारी है उनके जो मेंबरान हैं उन पर। तो अभी जजेस का भी यही ख्याल है कि पता नहीं अब वो 2/3 अक्सरियत पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती। और दूसरा ये कि अगर ये 2/3 अक्सरियत पूरी होगी और गवर्नमेंट जो है ये आईनी तरमीम वाकई वो पता चलेगा कि अब उनकी होने वाली है, तो नाज़रीन फिर एक ऑर्डर जो है वो ज़रूर आएगा। ये हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस की जानिब से बहुत वाज़े और क्लियर कट ऑर्डर जो है वो ज़रूर आएगा। और ऑर्डर आपको ये भी बता दें कि शायद उसको तहरीर भी किया जा चुका हो, क्योंकि आपने देखा जैसे कि इन अक्सरियती जजों ने जो पहले रिजर्व सीट में एक वजाहती ऑर्डर दिया था उसका भी किसी को इल्म नहीं था। चीफ जस्टिस साहब तो बाद में उसके इंक्वायरियाँ जो थे वो उसकी करवाते रहे, रजिस्ट्रार को लिखते रहे, इंक्वायरियाँ तो बाद में होती नहीं, ऑर्डर पहले आ गया था और बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि हमारा जो ऑर्डर है उसमें कोई बहाम नहीं है, बड़ा क्लियर ऑर्डर है, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो नाज़रीन, अभी तक उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किए बगैर आईनी तरमीम नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने जो आईनी तरमीम करनी है वो जॉइंट सेशन में नहीं करनी, उसने कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग सेशन बुलाने हैं। पहले 2/3 अक्सरियत गवर्नमेंट को कौमी असम्बली में चाहिए, फिर 2/3 अक्सरियत उसको सेनेट में चाहिए, और सेनेट इस वक्त तक मुकम्मल नहीं है। सेनेट में अभी केपीके से लोग नहीं आए, 11 सेनेटर्स नहीं आना है। जब एक हाउस मुकम्मल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सुप्रीम के ऑर्डर के तहत रिजर्व सीट वाले ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लोगों को अपना हक नहीं दिया गया मेंबरान को जाकर वोट डाले, तो आईनी तरमीम किस तरह से पास हो सकती है। ये एक वाहिद यही एक पॉइंट है जिस पर इस आईनी तरमीम को उड़ाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की सूरत हाल, ये थी अब तक की पेशरफ्त जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे थे, आपको आगाह कर रहे थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, डेवलपिंग सिचुएशन है, आने वाले दिनों में नहीं घंटों में सूरत हाल तब्दील हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ, नई पेशरफ्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।